दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन क्राइसिस के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें देखने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो की है वो ये है कि यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, यूपीएससी में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है और 2026 के प्रीलिम्स मेंस या फिर किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन भी हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें हम देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्यों ये क्राइसिस हुआ, डीजीसीए की एफडीटीएल गाइडलाइंस क्या थी और इसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिले। ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर मैं आपको एक प्रीलिम्स का एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए देकर जाऊंगा और साथ ही 2024 में इसी टॉपिक से, टॉपिक ये नहीं था बट जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक योजना लाई गई थी उस पर एक क्वेश्चन आया था 2024 में। तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आगे भी 2026 में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के सबसे पहले हम वीडियो की स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि ये टॉपिक यूपीएससी के लिहाज से, यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी का जो जीएस जनरल स्टडीज वाले पेपर है मेंस में, तो वहाँ पर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ पर डीजीसीए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डीजीसीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, ये क्या करती है, डीजीसीए जो है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम है जो सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन है, उसको कंट्रोल करना है, फिर उसको रेगुलेट करना, ये किसका काम है, डीजीसीए का। और ये गवर्नेंस बॉडी है, इसका मतलब इसका काम या फिर इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। फिर पेपर जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक आते हैं वहाँ पर भी इसका सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये कनेक्टिविटी से संबंधित टॉपिक है। फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी के लिए एक्ट लाया गया था या फिर गाइडलाइंस लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्योंकि करंट अफेयर में था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो होता है एथिकल डायलेमा। क्या आप सभी को पता है एथिकल डायलेमा का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है नैतिक दुविधा। ठीक है, नैतिक दुविधा, और नैतिक दुविधा तब बनती है जब सरकार या कोई अथॉरिटी कोई ऐसा बिल लाती है जिससे किसी एक वर्ग को फायदा होता है और वो किसी कल्याणकारी योजना के लिए सरकार एक योजना लाती है या फिर एक गाइडलाइन लाती है, लेकिन उसके दूसरे संकट, उसके द्वारा उसके कारण दूसरे संकट उत्पन्न होने लगते हैं। तो जो ये दुविधा वाली स्थिति है इसी को बोलते हैं नैतिक दुविधा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपने एथिक्स पढ़ी है, एथिक्स पेपर 4 पढ़ा है, तो वहां पर आपको पता होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो चलिए बिना कोई देरी के सबसे पहले हमने जान लिया है कि यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब हम आगे देखेंगे कि ये जो गाइडलाइंस जारी की गई थी ये क्यों जारी की गई थी। चलिए शुरू करते हैं हमारा मेन वीडियो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिगो क्या है। इंडिगो एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी और यह भारत की अभी डोमेस्टिक फ्लाइट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी शेयर वाली कंपनी है। लगभग 65% मार्केट किसके पास है, इंडिगो के पास है। और इंडिगो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो इसकी प्राइस जो है फ्लाइट के वो बहुत ही लो कॉस्ट है और अफोर्डेबल प्राइस पर, अफोर्डेबल फेयर पर ये फ्लाइट मुहैया कराती हैं। तो इसीलिए इंडिगो की जो मार्केट है वो 65% इंडिया में अगर देखा जाए तो 60% इसकी मार्केट में शेयर है इसका। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, मतलब अगर ये कंपनी कैसे भी किसी भी प्रकार से कैंसिलेशन करती है फ्लाइट की तो बहुत सारे लोगों को इससे प्रभावित होना पड़ता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इस जो ये संकट आया कैंसल्ड टिकट कैंसिल का, उसका किस किस पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ा। और आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे बहुत सारे लोग खुद की शादी में नहीं जा पाए, कुछ लोग किसी के क्रिमेशन पर नहीं जा पाए, कुछ अपनी परिजनों की से मिलने के लिए कहीं जा रहे थे उनको जाना कैंसिल हो गया। ये खुद मेरी सिस्टर का ये फ्लाइट थी, वो भी अपनी डेस्टिनेशन बेंगलोर नहीं जा पाई, जो जॉब करती है वहाँ पर। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अस्थि विसर्जन के लिए बेटी को जाना था वो नहीं जा पाई वहाँ पे। फिर यहाँ पर माई डॉटर इज ब्लीडिंग, ये एक पिता अपनी बेटी के बारे में बता रहा है कि ब्लीडिंग कर रही है। तो इस प्रकार की यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हजारों आपको स्टोरीज देखने को मिलेंगी सोशल मीडिया पर जो इस गाइडलाइंस के कारण या फिर इस टिकट कैंसिलेशन क्राइसिस के कारण प्रभावित हुए लोग हैं, विक्टिम्स हैं ये। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली होंगी, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिहाज से। फिर अगर हम यूपीएससी में इस टॉपिक के बारे में देखें कि डीजीसीए क्या है और इसका काम क्या है, तो ये पता होना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो डीजीसीए के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है और इसकी जो इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, सिविल एविएशन, जिसे हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी कहते हैं, उसके अंतर्गत यह एजेंसी जो है वो काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अगर हम इसके रोल की बात करें
तो इसके रोल आप देख सकते हैं, रेगुलेशन एंड सेफ्टी, कंपाइलेंस एंड मॉनिटरिंग, यहाँ पर ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, मतलब जो वैश्विक नियम है। अच्छा, जो ये गाइडलाइंस जारी की गई है ना, उसका रीजन भी यही है। जो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब जो अंतरराष्ट्रीय नियम है या फिर जो पायलट्स के लिए छूट दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हीं को लागू करने के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई थी। तो फिर इसके बाद सर्टिफिकेशन एंड अप्रूवल, जैसे इंडिगो है, ठीक है, तो इंडिगो के जो फ्लाइट्स होती हैं या फिर जो प्लेन होते हैं, उनको बहुत सारी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है या फिर अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तो उसको भी कौन देता है? डीजीसीए देता है। फिर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, जैसा कि सूरत में हुआ था, तो सूरत या अहमदाबाद में जो भी, तो सूरत में हुआ था, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो कौन कराता है? डीजीसीए। फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये कौन कराता है? डीजीसीए। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारा डीजीसीए, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर और इसकी मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, वो कौन है। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मिनिस्ट्री से लेके, तो मिनिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए यूपीएससी में प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे, एफडीटीएल डीजीसीए गाइडलाइंस क्या कहती हैं। तो ये गाइडलाइंस क्या थी? उन्हें 2025 की शुरुआत में लाया गया था, और इसे इसलिए लाया गया था ताकि जो पायलट्स होते हैं उनकी वर्क लाइफ जो बैलेंस है उसको अच्छा किया जा सके। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें इंक्रीजिंग वीकली रेस्ट पीरियड, इसका मतलब है हफ्ते में जो रेस्टिंग पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया 36 घंटे से 48 घंटे। इससे क्या हुआ कि जो पायलट्स हैं वो उनको ज़्यादा छुट्टी मिलने लगी, मतलब 12 घंटे एक्स्ट्रा छुट्टी मिलने लगी, मतलब 2 दिन वो छुट्टी या फिर वीक ऑफ डे पर रह सकते थे। यहाँ पर री डेफिनेशन ऑफ नाइट, मतलब नाइट को रिडिफाइन कर दिया गया कि 12 से 6 बजे तक का टाइम नाइट माना जाएगा। इससे पहले ये टाइम क्या था? 12 से 5 बजे तक का। तो ये भी यहाँ पर एक मेन रीजन है इस गाइडलाइंस का, जिसके कारण जो ये फ्लाइट कैंसिलेशन हुई है वो हुआ है। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन कारण था, मेन रीजन था, वो ये था कि कैप ऑन नाइट लैंडिंग्स। तो इसमें क्या था कि अगर एक पायलट है और वो रात में ट्रेवल करता है या फिर रात में फ्लाइट उड़ाता है, तो अब वो केवल 2 बार उतर सकता है फ्लाइट से। इसका मतलब फ्लाइट केवल 2 बार ही उड़ा सकता है एक रात में। इससे पहले ये लिमिट कितनी थी? 6 थी। तो एकदम से 6 से सीधे इसको कितना कर दिया गया? 2 कर दिया गया, जिससे फ्लाइट्स की जो इंडिगो जैसी फ्लाइट है या फिर जो एयर कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस सिविल एविएशन कंपनी है, उनको सबसे बड़ी शॉर्टेज हुई, वो किसकी थी? क्रू शॉर्टेज। जिसके कारण क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया 3 दिसंबर से, ठीक है। तो ये मेन रीजन था कि पायलट्स की शॉर्टेज यहाँ पर उनको देखने को मिली। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या थी कि यहाँ पर इंडिगो में मैसिव कैंसिलेशन होने लगा। इसके कारण, इन गाइडलाइंस के कारण, इसके कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। तो ये मेन रीजन थे यहाँ पर, जो गाइडलाइंस थी उनका, और उनका साइड इफेक्ट आप देख सकते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इस पूरे इंसिडेंट का रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की भी गलती है और यहाँ पर इंडिगो की भी गलती है। गवर्नमेंट को जो टाइम दिया गया था, इंडिगो जैसी जो एयरलाइन कंपनीज हैं, उनको 6 महीने का टाइम दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 6 महीने का टाइम देने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी बीच में गाइडलाइन या फिर कोई भी यहाँ पर इवोल्यूशन या फिर कोई भी मूल्यांकन नहीं किया गया। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर पायलट्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए टाइम योजना या फिर गाइडलाइन लानी थी, तो उससे पहले एक जो मॉडरेट पॉलिसी इनको अपनानी चाहिए थी, जिसमें 6 से संख्या पहले 4 करनी चाहिए थी, फिर उसके बाद 2 करनी चाहिए थी। एकदम से 6 से 2 कर देना, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र थी, और इंटेंसिव जब भी कोई डिसीज़न लाए जाते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट इसी प्रकार के होते हैं। क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी ये नहीं चाहेगी कि नंबर ऑफ पायलट्स की संख्या एकदम से बढ़ा दी जाए। इससे क्या होगा कि जो कंपनी का प्रॉफ़िट है, वो उनकी सैलरी में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दी 6 महीने का टाइम दिया उनको, कंपनीज़ को, फिर 6 महीने में ही ये अपेक्षा कर ली गई कि कंपनियाँ ऐसी सिचुएशन से निपट लेंगी। कंपनी जितनी भी प्राइवेट होती हैं, वो सबसे पहले अपना प्रॉफ़िट देखती हैं। तो सबसे बड़ी गलती गवर्नमेंट की। दूसरी सबसे बड़ी गलती इंडिगो की थी कि अगर इनको पहले से पता था कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं, तो या तो इन्हें फ्लाइट्स अपनी कम रखनी थी, जो इनकी इतनी ज़्यादा 400-500 फ्लाइट कैंसल हुई, तो अगर पहले से ही अपनी फ्लाइट कम रखते, क्योंकि इनको पता था कि 6 महीने बाद ऐसा होने वाला है, तो या तो ये नंबर ऑफ पायलट्स की संख्या बढ़ा सकते थे या फिर ये फ्लाइट्स की संख्या कम कर सकते थे। तो दोनों की ही सबसे बड़ी यहाँ पर गलती देखने को मिली, और बीच में हमेशा की तरह जो पीपल्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको क्या करना पड़ा? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और अभी भी कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी एजेंसी है गवर्नमेंट की या फिर इंडिगो है, उन सभी को
इसका जवाब देना चाहिए और इस पर बहुत ही कड़ी से कड़ी जो गवर्नमेंट है उसको कोई ना कोई यहाँ पर कदम उठाना चाहिए इनके खिलाफ। फिर यहाँ पर यूपीएससी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2024 की मेंस की क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी सेक्शन से पेपर 3 में, जीएस पेपर 3, जिसमें इकोनॉमी का सेक्शन होता है, उड्डयन मंत्रालय, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन कब आया है? 2024 में आया है और ये किससे संबंधित है? सरकार की उड़ान योजना से। देखिए, उड़ान योजना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि इसी के कारण इंडिगो जैसी फ्लाइट जो होती हैं, उनका जो फेयर है वो काफ़ी कम है। सरकार 2014 में जब सरकार बनती है तो इसने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी पर दिया, जिसमें कि रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयरप्लेन या फिर जो एयर कनेक्टिविटी है, इन तीनों पर उन्होंने काफ़ी सारा इन्वेस्ट किया। जिसके कारण उड़ान योजना लाई गई। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर, अफोर्डेबल दामों पर ट्रैवल करने की सुविधा दी जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में आया है। इसका मतलब यूपीएससी 2026 में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये करंट में भी है। दूसरा, ये पेपर 3 का भी हिस्सा है। चौथा, ये गवर्नेंस का भी हिस्सा है क्योंकि डीजीसीए भी है इसमें। पांचवा, ये यूपीएससी के जीएस पेपर 4, इसका मतलब एथिक्स का भी हिस्सा है। तो यहाँ से कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेंस या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब आपके लिए एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर, 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको डीजीसीए के बारे में पता होना चाहिए और हो सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है तो आप पे बन जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जो कि एकदम सही है। वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना था तो एक तो मैंने बता दिया है। अब इसको पूरा पढ़ना है आपको और कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन पढ़ के और मुझे बताया कि आप इसका आंसर सही देंगे। तो इसी के साथ चलते हैं। हो गया है सब कुछ? हाँ, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपका इस पूरे टॉपिक पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप किसे इसका सबसे बड़ा दोषी मानते हैं या फिर आप ऐसे लोगों पर या फिर ऐसी कंपनी पर, इंडिगो जैसी कंपनी पर क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए या फिर कैसे कदम उठाने चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।